जय हिंद। एक बार सभी के सभी हाय हेलो करके बताओ कि जो लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्लीज सभी के सभी बताओ एक बार। जल्दी जल्दी सभी के सभी बताओ प्यारे साथियों। और कल हमारी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। ओके सर, एवरीथिंग इज फाइन विद मी। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल हमारी क्लास का जो एंड था वो कहां पर था? अभिगम्यता हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और सिंबल सूचकांक ये भी हमने कल पढ़ लिया था। एक बार बताओ कि ये वाला पोर्शन हमने कल पढ़ लिया था क्या? मतलब परसों वाली क्लास में ये वाला हमने पढ़ लिया था क्या? सिंबल सूचकांक, मैट्रिक्स। क्योंकि जहां तक मेरे को याद है मैट्रिक्स हमने पढ़ा दिया था कल जाते वक्त। और सिंबल जो सूचकांक है उसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि सिंबल सूचकांक पढ़े या मैट्रिक्स पढ़े। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सिंबल सूचकांक से कि सिंबल सूचकांक होता क्या है और इसमें क्या सीन होता है। देखो जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के लिए मैंने कल वाली क्लास में भी आपको यही बताया था और आज भी मैं यही बता रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स को जो हमने पिछली वाली क्लास में दो डायग्राम पढ़ाए थे मैंने आपको ग्राफ में, ठीक है। और वो दो डायग्राम कुछ इस तरीके से थे कि यदि आपको 0 1 0 1 0 1 ये सीक्वेंस दिखे तो डायग्राम को सोल्व करने का तरीका 0 1 2 3 4 ये सीक्वेंस दिखे तो डायग्राम को सोल्व करने का तरीका। तो ये जो दोनों तरीके हैं ना वो मैट्रिक्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना आ गया, आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, देन 100% श्योर है कि आप मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप 100% बहुत ही अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो इसी के साथ संबंध रखता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का सीन था बिल्कुल सिंपल से तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सिंबल सूचकांक के बारे में कि ये सिंबल सूचकांक क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसे लघुत्तम पथ मैट्रिक्स द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो सिंबल सूचकांक है ना भाई, जो सिंबल सूचकांक है इसको हम लघुत्तम पथ मैट्रिक्स के द्वारा ज्ञात करते हैं। लघुत्तम पथ मैट्रिक्स, ठीक है। जो सिंबल सूचकांक है इसको हम लघुत्तम पथ मैट्रिक्स के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो लघुत्तम पथ द्वारा मार्ग जाल के किसी अन्य समस्त केंद्रों से संयोजन के लिए आवश्यक चापों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोस्टली चीजें याद करने की है, समझने का कम है, यहाँ पर समझने का आएगा आगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए संयोजकता मैट्रिक्स के बिंदु से संबंधित पंक्ति या स्तंभ के समस्त कोष्ठों की संख्याओं का योग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए संयोजकता मैट्रिक्स के बिंदुओं से संबंधित पंक्ति या स्तंभ। अब पंक्ति क्या होती है, ये होता है, स्तंभ इस तरीके से होता है कि समस्त कोष्ठों की संख्याओं का योग किया जाता है। अब ये योग किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने एक इस तरीके का डायग्राम पढ़ा था 0 1 0 1 वाला। तो आप इसमें बताओ कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने का आपको अच्छे से आ गया था कि नहीं आया था। अदरवाइज मैं अभी आपको यहाँ पर एक बार दोबारा से समझा देता हूँ।
ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूं कि दोबारा से आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बाकी आ गया था फिर भी एक बार बता दो थोड़ा सा, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का जो तरीका है ना, क्योंकि कंफ्यूज होंगे आप बाद में। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप कंफ्यूज होंगे कि कहां पर कौन से तरीके को अप्लाई किया जाए, कहां पर कौन से तरीके को अप्लाई किया जाए। देखो प्यारे साथियों, इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आपको इस टाइप के यदि क्वेश्चन सही ढंग से सोल्व करने हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शनों को देखो। देखिए मैथ के और रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सीन है कि ये वाले जो क्वेश्चन है आपके केवल और केवल ऑप्शन से सोल्व होंगे। अब देखो ऑप्शन में देखा आपने चार डायग्राम बने होंगे, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके के चार डायग्राम होंगे। ठीक है, ABCD नाम से चार डायग्राम होंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर देखा 0 1 0 1 मतलब 0 1 वाला रूल लगेगा। देखो कल वाली मैंने क्लास में बता दिया था कि V1 का V1 के साथ 0 संबंध, V2 का V2 के साथ 0 संबंध, V3 का V3 के साथ 0 संबंध, V4 का V4 के साथ 0 संबंध और V5 का V5 के साथ 0 संबंध। अब देखो V1 का V2 के साथ 0 संबंध, V2 का V2 के साथ 0 संबंध, V3 का V3 के साथ 0 संबंध, V4 का V4 के साथ 0 संबंध और V5 का V5 के साथ 0 संबंध। ठीक है, तो ये एक तरीके से श्रृंखला बन गई है 0 0 0 0 0 वाली। अब देखो इसमें एक सबसे अलग सीन क्या रहता है, इसमें सबसे अलग सीन ये है कि यदि आप दूसरे टाइप का जो डायग्राम है उसको जब आप सोल्व करते हैं तो उसमें एक अलग सिस्टम क्या लगता है कि भाई उसमें सिस्टम ये लगता है कि जैसे अपन यहां से चले, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन की बता रहा हूं मैं। यदि हम A से V1 से V2 की ओर जाते हैं तो V1 का V2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टिविटी है इसलिए हम एक कर देते थे। ठीक है, V1 का V साथ जाते हैं तो इसमें दो मार्ग आते हैं, एक आता है E1 और एक आता है E2। मतलब V1 का V3 के साथ दो हो गया, फिर V1 का V4 के साथ कितने हो गए, तीन मार्गों का यूज करना होगा इसलिए तीन हो गया। उसके बाद V1 का V5 के साथ कितना हो गया, चार मार्ग हो गए इसलिए चार हो गया। ऐसा होता था। ठीक है, दूसरा टाइप का जो हम फिलहाल में सोल्व करने वाले हैं, इसमें सीन क्या है, इसमें यदि किसी का देखो सबसे मेन तो उसमें भी इसमें भी V1 का V1 के साथ 0 संबंध, V2 का V2 के साथ 0, V3 का V3 के साथ 0। भाई आप V1 से V1 तक पहुंचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 मार्ग चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कहूं कि आपको अपने घर से अपने घर तक चलना है तो आप अपने घर से अपने घर तक कहां चलोगे, मतलब वहीं की वहीं हो आप, आपने कुछ नहीं चला। आप पहले भी अपने घर पर थे, अभी भी अपने घर पर ही, तो आपने कुछ नहीं चला, मतलब अपने घर से अपने घर तक चलने के लिए आपको 0 मार्ग चलना पड़ेगा। इसी तरीके से V1 से V1 के लिए चलने के लिए 0 मार्ग चलना पड़ेगा, V2 से V2 के चलने के लिए 0 मार्ग चलना पड़ेगा, V3 से V3 तक चलने के लिए 0 मार्ग चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सीन क्या होता है कि यदि आप डायरेक्टली किसी स्थान को किसी केंद्र से जुड़ते हो तो उसके लिए तो आपको 1 का उपयोग करना होगा, क्योंकि जैसे कोई भी केंद्र है वो किसी दूसरे केंद्र के साथ यदि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में एक मार्ग होगा। क्या होगा, एक मार्ग होगा। और यदि कोई केंद्र किसी दूसरे केंद्र के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है तो वहां पर 0 मान आएगा। जैसे V1 है V3 के साथ क्या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि V2 के साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो V1 V2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक आएगा, V1 V3 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ इसलिए 0 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो V1 V1 के साथ 0 हो गया, V1 V2 के साथ प्रत्यक्ष जुड़ा इसलिए हमने 1 किया, V1 V3 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा इसलिए 0 किया, V4 V4 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ इसलिए 0 किया, V5 V5 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए 0 किया। अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं V3 का। देखो V3 के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हम 0 लेंगे, हमने 0 लिया। V1 जो V3 है वो V2 के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और V4 के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब हम यहां पर भी एक लेंगे, यहां पर भी एक लेंगे। तो V2 का V3 के साथ डायरेक्टली संबंध है, V3 का V4 के साथ डायरेक्टली संबंध है इसलिए हमने एक एक ले लिया, V3 का V1 के साथ इनडायरेक्टली संबंध है इसलिए 0 लिया,
और V3 का V5 के साथ इनडायरेक्टली संबंध है, इसलिए हमने 5 लिया। अब यहाँ पर देख लो, इन टोटल 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1, ये टोटल योग है इनका। ठीक है, ये क्या है, इनका टोटल योग है। तो अब बताओ ये वाला सीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ सभी के सभी। और अगले महीने से ज्योग्राफी की रेगुलर 2 क्लास लगना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं यही कह रहा हूं कि साथ के साथ पढ़ते हुए चलो। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत अच्छे से खत्म कर दो। ठीक है, कल या परसों तक प्रीवियस ईयर पेपर की चैप्टर वाइज बुक आ रही है अपनी, कल या परसों तक आने वाली है। स्टार्टिंग में हमने फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर रखा है उस बुक के चार्ज में। शुरू में ये समझो बहुत ही कम रेट में मिलेगी वो, बाद में उसका चार्ज बढ़ जाएगा। मैं तो यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करवा देता बैच के कैंडिडेटों को, लेकिन पब्लिकेशन का सीन है और पब्लिकेशन वाले किसी के नहीं होते। बहुत बेईमान फील्ड है ये पब्लिकेशन का, बहुत जबरदस्त है। मतलब ये समझो दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमानी है तो केवल और केवल पब्लिकेशन के सेक्टर में है। अब इसका ये फॉर्मूला था, ये मैंने आपको कल बता दिया था, इसको दोबारा से देख लो। इस आयु में केंद्रों की अभिगम्यता का स्तर ज्ञात करने हेतु हम कुछ इस तरीके के सूत्र का उपयोग करते हैं। सी आई जे बराबर में सिग्मा डी आई जे एन अपॉन जे बराबर आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आप आई भी याद कर सकते हो। आयोटो और जे से आशय इसके संबंध प्रत्यक्ष संयोजन से है। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लो आप, किससे संबंधित है ये, सिंबल सूचकांक से रिलेटेड सूत्र है ये। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, याद करने वाला सीन है ये, इसमें केवल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा याद करने पर ज्यादा फोकस करें ताकि ये अभी के अभी अच्छे से याद हो जाए आपको। देखो यहाँ पर सीन क्या है, पहला नोट लिखा हुआ है कि संगम स्थल अभिगम्यता को अनेक प्रकार से मूल्यांकित किया जाता है, किंतु ग्राफ सिद्धांत संगम स्थल अभिगम्यता के मूल्यांकन का सुविधाजनक एवं स्थिर माप प्रदान करता है। ग्राफ बिंदुओं एवं रेखाओं की सुसंगठित व्यवस्था होती है। ग्राफ के माध्यम से संगम स्थलों की अभिगम्यता की व्याख्या हेतु परिवहन जाल को भाववाचक रूप दिया जाता है। ग्राफ सिद्धांत के द्वारा संगम स्थलों की गम्यता की व्याख्या हेतु अनेक सैद्धांतिक सूचकांक काम लिए जाते हैं। इसमें आयु सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। आयु सूचकांकों में संयोजी आयु, घातांक अर्थात अप्रत्यक्ष आयु, टी अथवा अभिगम्य आयु, न्यूनतम पथ आयु, भारित आयु आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आयु सूचकांकों में एक तो संयोजी आयु है, दूसरा घातांक या अप्रत्यक्ष आयु है, तीसरा टी या अभिगम्य आयु है, चौथा न्यूनतम पथ आयु है, पांचवा भारित आयु है। तो ये टोटल 5 आयु है जो आयु सूचकांकों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद आ गई होंगी भाई, इनको आप अच्छे से याद करना क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने इन सभी को नोट डाल के लिखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे हम पढ़ते हैं अब चलो सिंबल सूचकांक हमने कल वाली आज अभी पढ़ लिया। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर देखो सीन क्या है, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं इसमें याद करने का ज्यादा है, समझने का कम है, इसलिए आप इनको याद करने पर फोकस करना प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक या प्रत्यक्ष संयोजन आव्यूह के बारे में कि घातांक या प्रत्यक्ष संयोजन आव्यूह क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। किसी भी परिवहन जाल के समस्त केंद्रों, अब देखो केंद्र और संयोजन जो मार्ग है उन दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्मॉल ई के द्वारा हम मार्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल वी के द्वारा हम केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी परिवहन जाल के समस्त केंद्रों का प्रत्यक्ष रूप से संयोजित होना असंभव है। ठीक है,
किंतु परिवहन जाल विशेष में समस्त केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से संयोजित हो सकते हैं। देखो कोई भी परिवहन नेटवर्क बनाओ आप, सपोज दैट आपने एक छोटा सा परिवहन नेटवर्क ये बनाया, ठीक है, ये आपने एक परिवहन नेटवर्क बनाया, तो इसमें जो परिवहन नेटवर्क ने, सपोज इसको छोड़ो, मैं एक प्यारा सा दूसरा लेता हूं, ये परिवहन नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ये सबसे सिंपल परिवहन नेटवर्क है, इससे सिंपल परिवहन नेटवर्क हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर सीन क्या है, सपोज दैट ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। अब घातांक या जो प्रत्यक्ष आव्यूह संयोजन है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी केंद्र है ना, उस परिवहन जाल के समस्त केंद्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब सपोज दैट आप E1 है, ये V1 है, ये केवल V2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, V3 और V4 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे कि सर V3 लो, भाई V3 है जो V4 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, V2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन V1 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। चलो आपके दिमाग में आया होगा कि सर इस तरीके का डायग्राम बनाओ, अब तो हो सकता है कि सभी की सभी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। अब देख लेते हैं भाई, देखो V1 है, V1 के साथ V4 प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, V2 प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और V3 प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर इस डायग्राम में सभी के सभी केंद्र आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं इस टाइप के डायग्राम कि सभी के सभी केंद्र समस्त केंद्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों। बाकी ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जहां पर समस्त केंद्र अन्य बाकी केंद्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते, जैसे ये V1 है, V2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, बल्कि V3 और V4 के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पर V3 को काउंट करते हैं, ये V3 है जो V5 के साथ और V2 के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, V1 और V4 के साथ ये अप्रत्यक्ष रूप से ही जुड़ा हुआ है। तो जो घातांक या प्रत्यक्ष संयोजन आयु है, इसका कहना है कि परिवहन जाल के जितने भी केंद्र हैं वो अन्य समस्त केंद्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो, ये थोड़ा सा असंभव है। मतलब हर एक परिवहन जाल में ऐसा नहीं होता, लेकिन परिवहन जाल के प्रत्येक केंद्र समस्त केंद्रों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो, ये बिल्कुल 100% पॉसिबल होता है। अप्रत्यक्ष संयोजन से अभिप्राय स्थान युग्मों के बीच मध्यवर्ती मार्गों के माध्यम से संयोजन होता है। इस अप्रत्यक्ष संयोजन को आव्यूह गुणन से प्राप्त किया जाता है। और ये जो अप्रत्यक्ष संयोजन है ना, इसको हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? आव्यूह गुणन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष संयोजन आयु है और जो अप्रत्यक्ष संयोजन आयु है, वो क्या है कि यदि कोई केंद्र जितने भी केंद्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, मतलब केवल एक मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उन समस्त केंद्रों को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष संयोजन आयु कहेंगे। कोई भी केंद्र, परिवहन जाल का कोई भी केंद्र, परिवहन जाल का कोई भी केंद्र प्रत्यक्ष केंद्रों के अलावा जिन केंद्रों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उनको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष संयोजन बोलेंगे। अब टी आव्यूह के बारे में देख लेते हैं। टी आव्यूह या अभिगम्यता आव्यूह। टी आव्यूह से अभिप्राय सकल केंद्र अभिगम्यता से है। जो टी आव्यूह है या फिर जो अभिगम्यता आव्यूह है, इसका अभिप्राय किससे? सकल केंद्र अभिगम्यता से है, ठीक है। आप इसको याद कर लो, इसको समझने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप इनको ऐसे कैसे याद कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा आपको समझने में। यदि सी आव्यूह को विभिन्न केंद्रों V के बीच अप्रत्यक्ष संयोजन आलेखित करने वाली समस्त अन्य आव्यूह के साथ योग करें तो जाल के समस्त केंद्रों के बीच सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संयोजन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कैसे याद कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। इसको मैं एक समझा और देता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक। आयु से अभिप्राय सकल केंद्र अभिगम्यता से है, भाई ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। यदि सी आयु को विभिन्न केंद्रों V के बीच अप्रत्यक्ष संयोजन आलेखित करने वाली समस्त अन्य आयु के योग करें तो जाल के समस्त केंद्रों के बीच सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संयोजन प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रत्यक्ष संयोजन है ना और अप्रत्यक्ष संयोजन, इन दोनों को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जो टी आव्यूह है
इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के संयोजनों को इंक्लूड किया जा रहा है। दोनों तरीके के जो संयोजन है उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से इसको आपको समझना है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम पथ आयु के बारे में। सिंबल ने स्थान युग्मों के मध्य उनकी गम्यता निर्धारण के लिए उनके बीच की दूरी का प्रयोग किया, इसी कारण से इसे डी आयु भी कहा जाता है। डी का मतलब है डिस्टेंस आयु, ठीक है, दूरी। तो सिंबल ने स्थान युग्मों के मध्य उनकी गम्यता निर्धारण के लिए सिंबल ने स्थान युग्मों के मध्य उनकी गम्यता का निर्धारण के लिए उनके बीच की दूरी का प्रयोग किया, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, डी आयु कहते हैं, डिस्टेंस आयु कहते हैं। स्थान युग्मों के मध्य मार्ग दूरी के आधार पर डी आयु परिकलित की जाती है। ठीक है, स्थान युग्मों के मध्य मार्ग दूरी के आधार पर डी आयु परिकलित की जाती है। डी आयु कैसे ज्ञात किया जाता है भाई, ये दो केंद्र है V1 और V2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो क्या कहलाएगी, डी आयु कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो इसको। इस विधि द्वारा केंद्र युग्मों की प्रकोष्ठ प्रविष्टियां में कुल मार्गों की संख्या न दर्शाकर उनके बीच के पथ की दूरी को अंकित किया जाता है। ठीक है, अब भाई जो डी आयु है ना, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने एक आयु पढ़ा था डायमीटर, तो जो डी था उसमें हम क्या करते थे, मार्गों की संख्या को काउंट करते थे। जो हमने डायमीटर पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, संख्या को, मार्गों की संख्या को ज्ञात करते थे। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि इसमें डी की मान कितना होगा, तो आप क्या करते थे भाई, जो जैसे ये डायग्राम है, एक सेंटर ये, 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 एक सेंटर ये। ठीक है, तो इसमें सीन क्या था कि जो अधिकतम दूरी वाला केंद्र है, ठीक है, किसी प्रारंभिक केंद्र से जो अधिकतम दूरी वाला केंद्र है उसके बीच में जो मार्गों की संख्या है वो काउंट करते थे। यहां पर क्या है, मार्गों की संख्या को काउंट नहीं किया जा रहा, यहां पर उस मार्ग की दूरी को काउंट किया जा रहा है। जैसे भाई ये 10 किलोमीटर का है, ये 5 किलोमीटर का है, ये 20 किलोमीटर का है, ये 10 किलोमीटर का है, ये 15 किलोमीटर का है, ये 20 किलोमीटर का है, ये 13 किलोमीटर का है, ये 17 किलोमीटर का है। अब यदि ये V1 है और V, ये सपोजेड VZ है, आपको यदि V1 से VZ के बीच में क्या डी आयु ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को ऐड करोगे। 5 10 15, 15 15 30, 30 30 60, 60 20 80, 80 और 30 कितने हो गए, 110 हो गए। तो यहां पर डिस्टेंस आयु या डी आयु का मान कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, और यदि हम केवल डी का डायमीटर का मान निकालते तो यहाँ पर E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर आपको अच्छे से समझ में रखना है, समझना है, मतलब समझ में तो क्या रखोगे, समझना है आपको। न्यूनतम पथ आयु के द्वारा अभिगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित 3 तथ्य स्पष्ट होते हैं। भाई न्यूनतम पथ आयु है ना, उसके द्वारा यदि आप अभिगम्यता को काउंट करना चाहते हो, अभिगम्यता को निकालना चाहते हो, न्यूनतम पथ आयु के द्वारा यदि आप अभिगम्यता का मापन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 3 तथ्य पर ध्यान देना होगा। पहला है एसोसिएट क्रमांक, जिसको हम कॉर्निंग नंबर बोलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सिंबल सूचकांक, अभिगम्यता सूचकांक या प्रसरण या फैलाव सूचकांक, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा आता है प्रसरण या फैलाव सूचकांक, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, न्यूनतम पथ आयु से संबंधित है। एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं जो न्यूनतम पथ आयु से संबंधित है। तो भाई न्यूनतम पथ आयु से संबंधित है एसोसिएट क्रमांक, जिसको हम कॉर्निंग नंबर बोलते हैं, सिंबल सूचकांक, और तीसरा है प्रसरण या फैलाव सूचकांक। तो ये आपको सही ढंग से याद करना है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम प्रसरण या फैलाव सूचकांक के बारे में कि प्रसरण या फैलाव सूचकांक क्या है।
यह सूचकांक किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, जो प्रसरण या फैलाव सूचकांक है, यह सूचकांक किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। केंद्रों की जो स्थानिक व्यवस्था है ना, उसको दिखाने का काम करता है। प्रसरण या जो फैलाव सूचकांक है, वो परिवहन जाल में केंद्रों की जो स्थानिक व्यवस्था है उसको अभिव्यक्त करता है। जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही जाल की सुगठता मालूम होती है। सुगठता का मतलब होता है जाल की जो व्यवस्था है, जाल का जो व्यवस्थित करने का तरीका है, उसके बारे में पता चलता है। जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही जाल की सुगठिता मालूम होती है। चिली, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों में परिवहन जाल सुगठ्य नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। चिली, अर्जेंटीना और इटली का जो परिवहन जाल है वो सुगठ्य नहीं है, मतलब एक बहुत ही सही ढंग से प्रॉपर में व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रों की जो स्थानीय व्यवस्था है वो लंबाई लिए हुए है। भाई चिली, अर्जेंटीना और इटली ऐसे देश हैं जो लंबायत आकृति के हैं, मतलब वो चौड़े तो कम है और लंबे ज्यादा है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर वे में परिवहन जाल का निर्माण नहीं हो पाता। जबकि दूसरी साइड जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और रूस आदि देशों के परिवहन जाल अपेक्षाकृत सुगठित होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रों की व्यवस्था गोलाई लिए हुए है। ठीक है भाई, सपोज दैट देखो, कोई भी केंद्र है उसके चारों तरफ मार्केट कुछ इस तरीके से होता है। भाई कोई भी केंद्र होता है, कोई भी बाजार होता है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है जो वहां से सेवाएं प्राप्त करता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर सपोज दैट कोई बाजार है, तो यदि उसका क्षेत्र इतना है तो क्या होगा, ये जो बाहर का सीन है वो खराब चला गया, तो अब इसका परिवहन व्यापार क्षेत्र किस तरीके से बनेगा, बाजार का इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जबकि जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस हैं, ये जो देश हैं वो चौड़ाई में भी विस्तृत है और लंबाई में भी विस्तृत है, मतलब इनकी चौड़ाई और लंबाई लगभग बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो परिवहन जाल है ना वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है, सुगठित तरीके से होता है, क्योंकि इसमें केंद्र की व्यवस्था गोलाई लिए हुए है। ठीक है भाई, जो चिली, अर्जेंटीना, इटली है, यहाँ पर परिवहन जाल सुगठन नहीं होता, क्योंकि ये लंबाई वाले देश हैं, लंबाकृत आकृति वाले देश हैं, यहाँ पर जो केंद्र है उनकी व्यवस्था गोलाई लिए हुए नहीं होती है। जबकि जो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और रूस है, यहाँ पर जो परिवहन जाल है वो सुगठित है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र की व्यवस्था है वो बिल्कुल 100% गोलाई लिए हुए होता है। अब हम बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में, मॉडलों के बारे में। तो एक बार तो पहले ये बता दो सभी के सभी कि यहां तक का आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ। बीच बीच में क्या हो जाती है? कहां से नहीं दिख रहा भाई? तो क्या हो गया, ऑन हो गया था क्या? तो ये अभी मैंने बताया था, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि इसको दोबारा से रिपीट करो, एक बार बताओ सभी के सभी। तो अब ये बताओ रिपीट कहाँ से करना है मेरे को, एक बार ये बता दो रिपीट कहाँ से करना है ताकि मैं वहीं से रिपीट कर सकूं। अच्छा, मेरा फेस दिख रहा था। अच्छा, मार्ग।
न्यूनतम पथ आयु मैंने बता दिया था कि नहीं बताया था? टी आयु और न्यूनतम पथ आयु दोनों के बारे में बताओ। टी आयु न्यूनतम पथ आयु में से हमने कौन सा बता दिया था, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। प्रसरण फैलाव से शुरू करना है तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा छूटा है आपका। तो बीच में पता है कि ये मतलब ये जो मेरा पेन है ना, इसमें मैंने कल मतलब छेड़खानी कर दी इसके साथ, और इसमें दो बटन होते हैं, एक क्लिक का एक अनक्लिक का, और मैंने क्लिक के साथ कैमरा ऐड कर दिया है यहाँ पर। वो बाई मिस्टेक हो गया, और अब ये बाई मिस्टेक का नतीजा देख सकते हो कि आप कभी क्या खुल जाता है। प्रसरण या फैलाव सूचकांक, यह सूचकांक किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, जो प्रसरण या फैलाव सूचकांक है, यह किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। देखो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी यदि क्लास में कोई भी मिस्टेक हो ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑलवेज लाइव देखता नहीं हूं, तो आप ऐसे किया करो, जैसे कोई मिस्टेक हो तुरंत व्हाट्सअप कर दिया करो मैसेज मेरे पास, क्योंकि मैं व्हाट्सअप ऑलवेज ऑन रखता हूँ केवल इसी वजह से। तो यह सूचकांक किसी भी परिवहन जाल में केंद्रों की स्थान की व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था के आधार पर ही जाल की सुगठा सुगठता मालूम होती है। क्या होती है? सुगठता मालूम होती है। जाल में केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था के आधार पर ही जाल की सुगठता मालूम होती है। चिली, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों में परिवहन जाल सुगठन नहीं है, क्योंकि इनमें केंद्रों की स्थानिक व्यवस्था लंबाई लिए हुए है, जबकि दूसरी ओर जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि देशों के परिवहन जाल अपेक्षाकृत सुगठित है, क्योंकि इनमें केंद्रों की व्यवस्था गोलाई लिए हुए है। भाई, जो चिली, अर्जेंटीना और इटली है, इन देशों की जो आकृति है वो चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा है इनमें। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कोई केंद्र होता है ना, केंद्र क्या होता है, अपने चारों तरफ एक गोलाई लिए हुए होता है। कोई भी मार्केट होता है तो मार्केट रियलिटी में गोलाई लिए होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरीके से गोलाई लिए हुए होता है मार्केट। तो अब जैसे यहाँ पर कोई मार्केट बना तो वो इस तरीके से गोलाई लेगा, तो अब ये वाला जो भाग है ना वो अवस्थित होगा। तो यहाँ पर केंद्र है वो किस तरीके से बनेगा, किस आकृति का बनेगा, इस आकृति का बनेगा। तो इसलिए ये असुगठित है। जबकि जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये अधिक चौड़ाई वाले देश हैं, इनकी चौड़ाई भी अधिक होती है, लंबाई भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर जो परिवहन जाल है वो अपेक्षाकृत सुगठित होता है, क्योंकि इसमें केंद्र की व्यवस्था गोलाई लिए हुए होती है। अब हम बात करते हैं जस्ट आगे स्थानिक प्रवाह मॉडल के बारे में कि स्थानिक प्रवाह मॉडल क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एक स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थशास्त्र में किसी भी एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को संदर्भित करता है। ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि स्थानिक प्रवाह मॉडल, एक स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थशास्त्र में किसी भी एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को संदर्भित करता है, जो विशेष ब्रांड के सम्मान और उनके स्थानों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को दर्शाता है। भाई, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के जो मेन मॉडल है ना उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्थानिक प्रवाह मॉडल के बारे में बात करते हैं। एक स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थशास्त्र में किसी भी एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखना भूल गया मैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, कल बताऊंगा मैं। कभी कभी बहुत सारी चीजों को हम जैसे जो बेस्ट देना चाहते हैं ना उन चीजों को भूल जाते हैं। तो मेरा सीन क्या होता है कि कोई भी चीज मेरे को याद रखने के लिए होती है ना, उसको मैं हाथ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि हाथ पर उल्टी साइड में जो हमें फ्रंट में दिखता है, जिस साइड से हम घड़ी वगैरह बांधते हैं ना, उस साइड में।
तो वो जैसे हम घड़ी में टाइम देते हैं ना, ऐसे हाथ हमारा आगे आता रहता है, तो वो तुरंत पता चल जाता है कि यार मेरे को ये काम करना था। देखो, एक स्थानिक प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था के किसी भी एकाधिकार प्रतियोगिता मॉडल को संदर्भित करता है, जो विशेष ब्रांड के सामान और उनके स्थानों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को दर्शाता है। पारस्परिक आर्थिक मॉडल में उपभोक्ता एक उत्पाद की विशेषता स्थान की बाधाओं को देखते हुए वरीयता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पारस्परिक, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। पारस्परिक आर्थिक मॉडल में उपभोक्ता एक उत्पाद की विशेषता स्थान की बाधाओं को देखते हुए वरीयता प्रदर्शित करते हैं। उपभोक्ता विशिष्ट विशेषताओं के साथ कुछ ब्रांडों को नजदीकी विकल्प मानते हैं और इन उत्पादों को अपनी विशिष्ट विशेषताओं से अलग करते हैं। इसमें देखो समझने का बहुत कम है, याद करने का ज्यादा है। उपभोक्ता को उन उत्पादों के लिए उच्च लागत का एहसास होता है जो उनके स्थानिक बिंदु से दूर स्थित होते हैं, और उन उत्पादों के लिए भी जो अपनी आदर्श विशेषताओं से विचलित होते हैं। मतलब महंगी वस्तु, उच्च उत्पादन लागत या उच्च लागत का एहसास कब होता है? जो उपभोक्ता होता है ना, उसको उच्च लागत का आभास कब होता है? जब वो किसी भी वस्तु को दूर से खरीदता है। भाई आप अपने खुद के ऊपर लेकर देखो, आपको कोई भी वस्तु महंगी कब लगती है? जब आप उसको बहुत दूर से खरीदने के लिए जाते हो, तो आपको महंगाई का एहसास होता है कि भाई ये तो वस्तु बहुत महंगी पड़ गई, अपने आने जाने में कितना खर्चा लग गया। देखो इसमें आपको ज्यादातर चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसका ये सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लो आप। देखो U कोष्टक D1 बराबर U माइनस R D माइनस D1। ठीक है, ये इसका सूत्र है। दोबारा से मैं लिख रहा हूं, U कोष्टक D, अरे यार क्या लिख दिया, U कोष्टक D कोमा D1 बराबर U माइनस R D माइनस D1। ये सूत्र याद कर लो आप। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने लिख रखा है कि U का मतलब क्या होता है? बेहतर ब्रांड की उपयोगिता, यूजेज, उपयोगिता। D का मतलब है एक विशेष उत्पाद के लिए D शब्द का प्रयोग हो रहा है, और दूरी के लिए यहाँ पर R शब्द का उपयोग हो रहा है। उल्टा सिस्टम है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि D का मतलब डिस्टेंस, दूरी है, और R का मतलब हो जाएगा एक विशेष उत्पाद। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक विशिष्ट उत्पाद के लिए यहाँ पर R शब्द का उपयोग हुआ है, और सॉरी, एक विशेष उत्पाद के लिए D शब्द का उपयोग हुआ है, और दूरी के लिए यहाँ पर R शब्द का उपयोग हुआ है। तो आप ज्यादा ठीक रहेगा कि सूत्र को ऐसे कैसे याद कर लो, क्या इस सूत्र को ऐसे कैसे आप एज इट इज याद कर लो, बहुत ही ज्यादा ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं गुरुत्व मॉडल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का मॉडल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण मॉडल तीन विद्वान है, W.J. रोयली 1929, ठीक है, जॉर्ज जे जिफ 1947, जे स्टुअर्ट 1949 आदि कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना की थी। ठीक है, अब देखो गुरुत्वाकर्षण मॉडल, इसको समझते हैं। टोटल तीन विद्वान थे, एक का नाम था W.J. रोयली 1929 में, जॉर्ज के जिफ इन्होंने 1947 में, और तीसरे थे जे स्टुअर्ट, इन्होंने 1949 में। सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में जो प्रचलित न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण मॉडल था उसकी संकल्पना की थी। ठीक है, तो तीन विद्वान थे, एक का नाम W.J. रोयली था 1929, सन याद करना, दूसरा जॉर्ज के जिफ है 1947, और तीसरा स्टुअर्ट 1949। ये तीन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूटन गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना की थी। इन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित न्यूटन गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना की थी। तो गुरुत्वाकर्षण मॉडल की संकल्पना से संबंधित तीन विद्वान कौन कौन थे? एक रोयली हो गया, दूसरा जिफ हो गया, और तीसरा स्टुअर्ट हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण मॉडल से संबंधित ये तीन विद्वान, एक का नाम रोयली, दूसरे का जिफ, और तीसरे का स्टुअर्ट है। 1929, 1947 और 1949 इनके सन आपको बहुत अच्छे से याद करनी ही करनी है। अब यहाँ पर गुरुत्व मॉडल का मूल सिद्धांत क्या है? जो गुरुत्व मॉडल है उसका सबसे मूल सिद्धांत क्या है? किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव
उस शक्ति के आकार से धनात्मक अनुपाती होता है और दो स्थानों के बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपाती। ठीक है, किसी एक आर्थिक शक्ति का, कोई भी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर जो प्रभाव है ना, उस शक्ति के आकार से धनात्मक अनुपाती होता है। ठीक है, यदि प्रभाव शक्ति बढ़ेगी तो भाई गुरुत्वमान बढ़ेगा, शक्ति का आकार बढ़ेगा तो गुरुत्वमान बढ़ेगा, दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कम होगा। मतलब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती वाला सिस्टम है कि किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के आकार से धनात्मक अनुपाती होगा। मतलब शक्ति का आकार बढ़ेगा तो प्रभाव बढ़ेगा, शक्ति का आकार घटेगा तो उस वस्तु विशेष का प्रभाव घटेगा। ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपाती होता है। दो स्थानों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो स्थान विशेष पर उसका प्रभाव कम होगा और दो स्थानों के बीच की दूरी कम होगी तो स्थान विशेष का प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, तो ये भाई यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि गुरुत्व मॉडल, मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी एक आर्थिक शक्ति का किसी स्थान विशेष पर प्रभाव उस शक्ति के आकार से धनात्मक अनुपाती होता है और दो स्थानों के बीच की दूरी से नकारात्मक अनुपाती होता है, किससे संबंधित है। अब ऑप्शन ए आएगा गुरुत्व आकर्षण मॉडल, ऑप्शन बी आएगा फेक्टर का गुरुत्व आकर्षण मॉडल, ऑप्शन सी आएगा फैलाव सूचकांक और ऑप्शन डी आ जाएगा स्थानीय प्रवाह मॉडल। अब आप इस क्वेश्चन को तब ठीक कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पता होगा कि ये तो किसी और के साथ नहीं बल्कि ये तो केवल और केवल किसके साथ जुड़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि भाई यदि शक्ति का आकार बढ़ता है, मतलब शक्ति बढ़ती है तो जो प्रभाव, उस वस्तु का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, और यदि दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो वस्तु का प्रभाव घटेगा, और यदि दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस कम होती है तो वस्तु विशेष का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। परिवहन व्यापार के अंतर्गत गुरुत्व मॉडल को प्रदेश में किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की मात्रा के वितरण के विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिवहन व्यापार के अंतर्गत गुरुत्व मॉडल को प्रदेश में किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की मात्रा के वितरण के विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी बहुत गजब की बात लिखी हुई है कि परिवहन व्यापार के अंतर्गत गुरुत्व मॉडल को प्रदेश में किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की मात्रा के वितरण के विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर पता चल गया होगा आपको कि जो गुरुत्व मॉडल है उसका हम उपयोग किस में करते हैं कि किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की जो मात्रा है उसके वितरण का विश्लेषण करने के लिए। कोई भी वस्तु है या कोई भी प्रक्रिया है उसकी मात्रा का जो वितरण है उसका विश्लेषण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गुरुत्व मॉडल का उपयोग करते हैं। गुरुत्व मॉडल की मूल मान्यता है कि स्थानिक अंतःक्रिया सदैव कुछ सांख्यिकी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं के नियमों का पालन करती है। ठीक है, गुरुत्व नियम की जो मान्यता है, गुरुत्व नियम की मूल मान्यता है कि स्थानिक अंतःक्रिया सदैव कुछ सांख्यिकी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं के नियमों का पालन करती है। गुरुत्व मॉडल मुख्यतः दो परिकल्पनाओं की सत्यता परखता है। जो गुरुत्व मॉडल है इसके द्वारा दो मान्यताओं की सत्यता को परखा जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात किए जा रहे माल तथा सेवाओं की मात्रा में कमी आती जाती है। पहली मान्यता क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात किए जा रहे माल तथा सेवाओं की मात्रा में कमी आती है। और दूसरा क्या है कि निर्यात की राशि अक्सर बंदरगाह के आकार के साथ धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आकार बड़ा होने पर निर्यात भी अधिक होगा। भाई जो बड़ा बंदरगाह होगा उससे बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आयात होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो राशि होगी, निर्यात से आयात से जो राशि प्राप्त होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। और यदि कोई बंदरगाह का आकार बहुत ही छोटा है तो वहां पर बहुत ही कम व्यापार होगा, तो वहां से राशि भी बहुत ही कम प्राप्त होगी।
तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात की जा रही माल तथा सेवाओं की मात्रा में कमी आती जाती है। भाई यहाँ पर कोई प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक केंद्र से निर्यात किए जा रहे जो माल है या जो सेवाएं हैं उनकी मात्रा में कमी होती जाती है। जैसे ये केंद्र है, यहाँ पर इस वस्तु को बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उस मात्रा की वस्तु की जो मात्रा है उसमें कमी होती जाएगी। भाई आप सामान खरीदने के लिए कहां पर जाते हो, आप कोशिश करते हो अपने निकटवर्ती क्षेत्र में, ठीक है, कि वहां पर मिल जाए। तो जो सामान आपको अपने खुद के क्षेत्र में मिल जाता है ना प्यारे साथियों, आप उसे ज्यादा खरीदते हैं, हर लोग उसी को खरीदते हैं। जैसे जैसे उस वस्तु की उपलब्धता की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु को खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होती जाती है। इसका एक सबसे प्यारा सा एग्जांपल ले लो, आपके घर में ऑलमोस्ट वही सब्जी बनती है जो आपके निकटवर्ती मार्केट में आपको मिलती है। वो सब्जी बहुत कम बनती है जो बहुत दूर से आ रही है, जो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये दो मूल मान्यता है गुरुत्वाकर्षण मॉडल की जो रेलवे के द्वारा दिया गया था। 1929 में डब्ल्यू.जे. रायल ने सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की संकल्पना न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर की थी। अब देखो 1929 में डब्ल्यू.जे. रॉयली ने सर्वप्रथम परचून व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की संकल्पना न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर दी थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 100% लिखो और रटना है ऐसे वैसे कि जो व्यापार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया, डब्ल्यू.जे. रॉयली के द्वारा 1929 में दिया गया, जो किसके ऊपर आधारित था, न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर आधारित था। रॉयली के अनुसार एक नगर अपने आकार के अनुसार अपने चारों ओर के क्षेत्रों से परचून व्यापार के ग्राहकों को आकर्षित करता है, और जैसे जैसे किसी नगर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस व्यापार की राशि में दूरी के वर्ग के अनुसार कमी आती जाती है। भाई दोबारा से मैं सिंपल से तरीके से मैं समझाता हूं इसको। एक नगर अपने आकार के अनुसार अपने चारों ओर के क्षेत्रों से परचून व्यापार के ग्राहकों को आकर्षित करता है, ठीक है। भाई कोई भी नगर है वो अपने आकार के अनुसार, बड़े आकार का हो सकता है, छोटे आकार का हो सकता है, तो एक नगर अपने आकार के अनुसार अपने चारों ओर के क्षेत्रों से परचून व्यापार के ग्राहकों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे किसी नगर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस व्यापार की राशि में दूरी के वर्ग के अनुसार कमी आती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे ये कोई बाजार है, ठीक है, इसका ये क्षेत्र है जहां से लोग खरीदने के लिए इस वस्तु को आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस वस्तु की उपलब्धता या उस वस्तु का जो व्यापार है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात सिंपल से तरीके से आपको याद रखनी है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल की भिन्नता, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का गुरुत्व मॉडल वह मॉडल है जो अपने पारस्परिक रूप में आर्थिक आकारों और दो इकाइयों के बीच की दूरी के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। भाई अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का गुरुत्व मॉडल वो मॉडल है जो अपने पारंपरिक रूप में आर्थिक आकारों और दो इकाइयों के बीच की दूरी के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार की प्रवाह की भविष्यवाणी करता है। देखो भाई लोगों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझने के बजाय याद करने वाला कंटेंट ज्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर याद करने पर भी काम करना पड़ेगा। इस मॉडल का सर्वप्रथम 1954 में वॉल्टर इजार्ड ने अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब भाई पता होना चाहिए क्या कि जो गुरुत्व आकर्षण भिन्नता का मॉडल है, गुरुत्व आकर्षण जो भिन्नता का मॉडल है ये कब प्रस्तुत किया गया था, 1954 में, किसके द्वारा, वॉल्टर इजार्ड के द्वारा, ठीक है। अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा प्यारे साथियों हर हाल में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इस मॉडल का सर्वप्रथम 1954 में वॉल्टर इजार्ड ने अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया था, और इनका सूत्र ये है प्यारे साथियों, दो देशों में आयोटा या जे के मध्य व्यापार का सूत्र एफ आई जे बराबर में जे, जहां पर जे ध्यान रखना स्थिर है, कांस्टेंट है, एम आई मल्टीप्लाई एम जे बटा में डी आई जे, बस ये याद कर लो। कभी भी यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा,
इसलिए आपको इन चीजों को नहीं याद करना कि किसका मान क्या है, मतलब एम आई का मतलब क्या है, एम जी का मतलब क्या है, डी आई जे का मतलब क्या है। आपको तो केवल सूत्र याद करना है कि ये सूत्र किससे, भिन्नता का जो गुरुत्वाकर्षण मॉडल है जो इसार्ड मोडे के द्वारा दिया गया था उससे संबंधित है। मॉडल का उपयोग अर्थशास्त्र, मॉडल का उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह के निर्धारकों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो भिन्नता का मॉडल है, या जो भिन्नता का गुरुत्वाकर्षण मॉडल है, या जो गुरुत्वाकर्षण का भिन्नता का मॉडल है, इस मॉडल का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह के निर्धारकों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। ठीक है, जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका जो प्रवाह है उसके निर्धारकों का विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग किया गया था मेरे प्यारे साथियों, किसका, भिन्नता के गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग किया गया था। जैसे कि सामान्य सीमाएं, सामान्य कानूनी प्रणाली, सामान्य मुद्राएं, सामान्य औपनिवेशिक विरासतें, और इसका उपयोग व्यापार समझौते और संगठनों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब भाई जो ये भिन्नता का गुरुत्वाकर्षण मॉडल है इसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, इसका उपयोग सामान्य सीमाओं के लिए, सामान्य कानूनी प्रणाली के लिए, सामान्य मुद्राओं के लिए, सामान्य औपनिवेशिक विरासतों के लिए, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। और ये किससे संबंधित होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार के प्रवाह के निर्धारकों से संबंधित है। तो आपको तो मोटा मोटा इतना याद करना है, इसको मत याद करना चाहे, लेकिन इसको तो आप अच्छे से याद कर लेना कि जो भिन्नता का गुरुत्वाकर्षण मॉडल है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, द्विपक्षीय व्यापार के प्रवाह के निर्धारकों का विश्लेषण करने के लिए, कि जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका प्रवाह कौन कौन से कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है, इसका विश्लेषण करने के लिए भिन्नता का गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग किया जाता है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं कि फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। भाई वर्ष 1931 में अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विलियम जे रेली ने फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। तो फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया, जे रेली ने, ठीक है, 1931 में। ठीक है, जे रेली कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन 1931 में जे रेली ने किया था। इनके अनुसार किसी दिए गए स्थान के द्वारा किसी नगर से प्राप्त फुटकर व्यापार की मात्रा उस नगर की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान और नगर के बीच की दूरी में वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका सूत्र है, सूत्र को भी याद करना ही पड़ेगा कि S1 बटा S2 बराबर P1 बटा P2 कोष्टक D1 बटा D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जो चीजें याद करने की है ज्यादा ठीक रहेगा कि उनको आप डायरेक्टली याद करने पर फोकस करो। P1 व P2, यहाँ पर P1 P2 किसके बारे में बता रहे हैं, दो नगरों के अलग अलग जनसंख्या के बारे में। P1 नगर फर्स्ट की जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं, P2 नगर सेकंड की जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं। D1 और D2 है जो नगरों के बीच की जो वास्तविक दूरियां है ना उसके बारे में बता रहे हैं। रेली ने दो शहरों के मध्य खुदरा व्यापार को मापने हेतु गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग किया था। अब भाई आप ऊपर की इन चीजों को मत याद करो चाहे, लेकिन ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा कि रेली ने दो शहरों के मध्य खुदरा व्यापार को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग किया। इनके सिद्धांत द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन दो शहरों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक शहर की जनसंख्या का उपयोग करके व्यापार क्षेत्र की सीमाओं को आकर्षित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखो तो रख लेना, ये वाली तो इसका इंग्लिश नाम याद कर लेना, द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन। ये किससे संबंधित है, किसका सिद्धांत है, रेली का है। बाकी आप ये मत याद करना चाहे क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, यदि आपको लगे कि याद कर सकते हैं तो कर लेना इसको आप। रेली के अनुसार कोई शहर जितना अधिक बड़ा होगा उसका व्यापार क्षेत्र भी उतना ही अधिक बड़ा होगा। यह बात आपको याद रखनी है। रेली मोदी ने कहा, क्या कहा कि जो शहर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका व्यापार क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। रेली ने दो शहरों के व्यापार क्षेत्रों की सीमा को ब्रेकिंग पॉइंट कहा था, बीपी कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों।
कि रैली ने दो शहरों के जो व्यापार क्षेत्र, दो शहरों के बीच का जो व्यापार क्षेत्र की सीमा है उसको क्या कहा है, बीपी कहा है, ब्रेकिंग पॉइंट कहा है। अब उसके बाद देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं कुछ मॉडल लिख रखा हूं, जैसे हेक्सचेल ओहेलिन का मॉडल है, इसको आप चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। और स्टोफेन लिंडर का सिद्धांत है, इसको भी आप चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज कैंसिल कर देना। जेम्स एडरसन और जेफरी बगरस्टैंड का सिद्धांत है, इसको भी चाहो तो आप याद कर लेना, अदरवाइज कैंसिल कर देना। तो मैं तो यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन नहीं पहुंचा। यहाँ पर पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि भाई क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, 100% हमारे पेपर से ही पेपर आना चाहिए, हमारे कंटेंट से ही पेपर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी बन गई होगी कि सर अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मस्त तरीके समझ में आ रहा था, यहाँ पर आकर थोड़ा सा गड़बड़ा गया सीन, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने का जाता है, भाई है सारा रखने का यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा सीन आपका खराब हो गया होगा। तो बताओ यहाँ तक का जो सीन है वो थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो एक बार आप। जो चीज मैं एक आपको बता रहा था ना कि वो मेरे को लिखानी है, वो मैं कहाँ पर लिखा था यार, मेरा पढ़ा हुआ है वो, लेकिन अब मैं भूल गया। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है भाई लोगों। आपके ये जो नोट्स है ना, मतलब बहुत जबरदस्त वाली मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। लास्ट रात को 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं नोट्सों को तैयार करने में। मतलब रात को 3 बजे तक आप कभी भी मैसेज करो, 100% मेरा फीडबैक मिलेगा आपको तुरंत। यार एक सेकंड आप ये चालू रखना पड़ेगा, ताकि मैं इन चीज़ों को अच्छे से देख कर आपको बता सकूं, ठीक है। मैं अब भी नोट करवा देता हूँ, 1 मिनट आप। तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा भाई, मतलब पढ़ेंगे इस तरीके से कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, जो आए वो हमारे पढ़े हुए में से आए। उसके लिए मेहनत तो खैर करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, मेरे को भी करनी पड़ेगी। और अगले महीने से दिन की 2 क्लास लिया करेंगे, कम से कम दिन की 2 क्लास, मतलब 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे। तो अब भी सीरियसली तरीके से पढ़ते रहो, कल बुक आ रही है, प्रीवियस ईयर पेपरों को अच्छे से रट दो, खरीद कर। खरीदनी तो पड़ेगी प्रीवियस ईयर पेपर बुक। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर की बुक को पढ़ लोगे तो प्यारे साथियों, इस तरीके से लिखी हुई है कि आपको इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी बाहर से पढ़नी नहीं पड़ेगी। मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर जितनी भी किताबें हैं उन सभी को मिलाकर, इसके अलावा मतलब जितना भी और बेस्ट हो सकता है वो हमने दिया उस बुक में। और सबसे खास बात की चैप्टर वाइज है वो। अब आप एक बात बताओ, स्थानिक अंतः क्रिया का मॉडल किसने दिया था, बताओ। स्थानिक अंतः क्रिया का मॉडल किसने दिया था। स्थानिक अंतः क्रिया का मॉडल। भाई पढ़ा चुका हूं मैं, स्थानिक अंतः क्रिया का मॉडल किसने दिया, पढ़ा चुका हूं मैं, और फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक भी कैंडिडेट रिप्लाई नहीं दे रहा है। और वैसे बोलते हो कि सर वो
मतलब ऐसे बहुत बुरा लगता है यार कि आप ही रिजल्ट हो मेरा, आपका रिजल्ट ठीक होगा तो मेरा रिजल्ट ठीक होगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो बोलो। मैंने कल टेस्ट का अनाउंसमेंट किया कि टेस्ट ले क्या नहीं ले, दो तीन कैंडिडेटों का बड़ी मुश्किल से फीडबैक आया था, इसके अलावा किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब हम WTO के बारे में बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, देखो WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें रटनी रटने की है कि WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, प्रतिनिष्ठ करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया है। ठीक है, तो पहली बात, ये अंतर सरकारी संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की एक पहल पर प्रारंभ किया गया है। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु देशों के द्वारा, कुछ देशों के द्वारा गैट का गठन किया गया। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे गैट के बारे में कि 1948 में विश्व की उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा GATT का गठन किया गया, गैट का गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया। ठीक है, और 1994 में जो सदस्य देश थे किसके, गैट के द्वारा, गैट के जो सदस्य देश थे उन्होंने 1994 में महसूस किया कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बहुत आगे तक ले जाने के लिए हमें एक स्थायी संस्था का निर्माण करना चाहिए। और उन्होंने निर्माण किया तब 1 जनवरी 1995 को किसके निर्माण कर दिया भाई लोगों, 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन कर दिया गया गैट के स्थान पर। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि जो WTO है उसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को हुआ। किसकी जगह पर हुआ था, गैट के जगह पर हुआ था। मतलब 1 जनवरी 1995 को गैट को हटा दिया गया और इसकी जगह पर WTO बना दिया गया। विश्व व्यापार संगठन, इसका ऑफिस कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का ऑफिस है। इसमें वर्तमान समय में टोटल 164 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो रोबर्टो अजेवेडो है। ठीक है, ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस, सर्बिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो फिलहाल में WTO के सदस्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि WTO के सदस्य कौन कौन से हैं। तो भाई टोटल 164 देश, आप 164 थोड़ी ना याद करोगे, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देश याद कर लो जो इसके सदस्य नहीं है। तो ये याद रख लेना, ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस, सर्बिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान इसके सदस्य देश नहीं है। WTO का जो गठन है वो 1 जनवरी 1995 में किया गया। WTO एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 1947 में गैट तथा WTO का संस्थापक देश बना था। भाई भारत गैट और WTO को कब ज्वाइन किया था, 1947 को। ठीक है, अब देखो इसके अलावा देखो, जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मॉर्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए 1994 में मोरक्को के मॉर्केस में हस्ताक्षर किए गए थे। भाई जो WTO है इसकी स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई थी, कौन से समझौते के दौरान हुई थी, मार्केस समझौते के दौरान हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो 14 जुलाई 2016 की बात है। 14 जुलाई 2016 को लाइबेरिया 163वां सदस्य देश बना था और 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान 164वां सदस्य देश बना था। ये डेट मत याद करना, लेकिन इतना तो याद ही कर लेना कि 2016 को WTO का जो 163वां सदस्य देश था वो कौन सा था, लाइबेरिया बना था। 2016 में WTO का जो 164वां सदस्य देश है वो अफगानिस्तान बना था। WTO में टोटल 164 ही सदस्य देश हैं, इसलिए ये चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी इस क्लास का द एंड होता है। 1 घंटा 8 मिनट की क्लास हुई है।
इसमें हमने 100% केवल पढ़ाई पर फोकस किया है, कहीं बाहर वो नहीं किया। स्थानिक अंतःक्रिया जो मॉडल है वो एडवर्ड उलमैन के द्वारा दिया गया था। डूब के मर जाओ सभी के सभी, यदि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो डूब के मर जाओ, सच्ची बता रहा हूं मैं। और ये लोग क्या करते हैं, तुम लोग आज पढ़ नहीं रहे हो, जब एग्जाम में फेल होगे ना फिर टीचर को कमेंट करोगे सर यू आर नॉट ए गुड टीचर। भाई पढ़ ही नहीं रहे हो आप। एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था। इसके 3 फैक्टर बताए थे मैंने, स्थानांतरित था, संवर्धित था और पूरकता था। ठीक है, 1956 में ये दिया गया था, लेकिन कुछ भी याद नहीं है आपको। क्यों याद करोगे आप? क्यों करोगे बताओ? कोई रीजन होना चाहिए ना याद करने के लिए। आप क्यों करोगे? आपको तो सब चीजें याद है। जब फेल हो जाओगे तब आप कोई बहाना बना लोगे। बहाना आपने ढूंढ लिया होगा बहुत अच्छा खासा, जो बिल्कुल 100% फिट बैठेगा। ठीक है, कि हम एक गलत टीचर के चक्कर में फंस गए जिसकी वजह से हम फेल हो गए, है ना? अच्छी बात है। तो ये था ओवरऑल सीन। भाई लोगों थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, काम आएगा। रियल बता रहा हूँ, अब भी आपके पास टाइम है इस महीने में, जब तक 2 घंटे पढ़ने की क्लास चल रही है उससे पहले पहले आप प्रीवियस पेपर को रट देना। परसों या पहले दिन 2 दिन में बुक आने वाली है, चैप्टर वाइज है, बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ है। ठीक है, तो उसको खरीद कर जबरदस्त तरीके से पुराने पेपरों को रट दो पहले। उसके बाद में पर डे 2 क्लास होंगी, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बस उसी को रिपीट करते जाना, इतना ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ।